नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे हैं पुराने जेई के पेपर के सॉल्यूशन की और इसी क्रम में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई 2011 के पेपर 2 की। और मेरे पास जो पेपर है उसका कोड है 9, तो आप कोड 9 को डाउनलोड कर दीजिए। जेई एडवांस 2011 जो कि हुआ था 10/4/2011। आइए देखते हैं। पहले 8 सवाल मल्टीपल चॉइस के सवाल हैं, सिंगल करेक्ट वाले। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। जो इसका सवाल नंबर 1 है वो देखते हैं जरा। सवाल नंबर 1 बहुत ही सस्ता है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली बहुत ही सस्ता है। क्या हो रहा है, लाइट जो है ना वो ग्लास से एयर की तरफ जा रही। कहां जा रही? ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। एंगल आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते अगर आप ये इंसिडेंस एंगल जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, ये तो रे ऐसे हो जाएगी और उससे बड़े एंगल पे अगर आप इस रे को डालिएगा तो रे पूरी की पूरी यानी परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ भी ट्रांसमिट होने वाला नहीं है। और अगर आपके पास जो इंसिडेंट एंगल है वो थीटा सी से कम होगा तब रे रिफ्लेक्ट मतलब जो है ट्रांसमिट हो रही होगी, है ना। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो आपको जो है इंटेंसिटी का कर्व बनाना है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि भैया 100% ट्रांसमिट नहीं हो रहा होगा, 100% ट्रांसमिट नहीं रहा होगा, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, और एक थीटा सी के बाद में क्या होगा, जैसे ही आपके पास इंसिडेंट एंगल थीटा सी से बड़ा हो जाएगा तब तो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसा आप देखिए कि भैया एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में जो रिफ्लेक्टेड है वो आपके पास जो मतलब जो ट्रांसमिटेड है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी और पूरा जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखिएगा, इसके ऑप्शन सी को, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये 100% है, इससे थोड़ा सा कम से पहले ट्रांसमिट इस तरह से हो रहा है ना। और एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में जो ट्रांसमिट होगा वो जीरो हो जाएगा और जो रिफ्लेक्टेड वाला होगा वो ये रिफ्लेक्टेड वाला जीरो नहीं होगा, थोड़ा इससे ऊपर होगा। और इसके बाद में जो रिफ्लेक्टेड है वो 100% यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा। और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ग्राफ किसके बीच में है? इंटेंसिटी वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई के साथ ये कर्व है आपका। तो आंसर आपका यहाँ पे सी जाता हुआ दिखाई देगा। और ये क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? म्यू रेयर 1/μ ऑफ ग्लास, sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ ऑफ ग्लास है। तो आपका ऑप्शन बी गलत इसलिए होगा कि ऑप्शन बी में जो ये ट्रांसमिटेड है वो 100% से स्टार्ट हो रहा है। और ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि उसमें तो ट्रांसमिटेड जो है वो सीधा ऐसा आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। एक एंगल के बाद तो ट्रांसमिटेड जीरो हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के बाद, और डी में भी उसके बाद में कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 1, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को अगर आप देखिएगा, सवाल नंबर 2 बहुत ही सस्ता है। क्या हो रहा है कि एक मास m है और उसको अगर अपन ने यहाँ पे चार्ज q दे दिया है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे HSM कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चालू कर दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगा दिया गया है। आपसे क्या बोला गया है कि भाई साहब मतलब जो है वुडन block perform HSM on a frictionless surface with frequency this block carries a plus charge on its surface, now E is started। HSM को क्या होगा भैया? देखिए HSM में अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग जाएगा Q into E। इससे क्या चेंज हो जाएगा? इससे इसकी मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन 0 था तब मीन पोजीशन थी, लेकिन अब जब Q into E इज इक्वल टू K x0 हो जाएगा, यानी x0 इज इक्वल टू Q into E by K पे मीन पोजीशन चली जाएगी। टाइम पीरियड आज भी T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ m by K ही होगा। m इसका मास है, K यहाँ पे मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज होने वाला नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी विद शिफ्टेड मीन पोजीशन। ऑप्शन ए चला जाएगा। अपन जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लगाने से सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 वाले पे। कौन से सवाल पे? सवाल नंबर 3 वाला जो है वो भी एक आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसको करके आगे बढ़ सकते थे।
ये सवाल आपका एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट का सवाल है, ध्यान से आप देखिएगा सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पिच दी हुई है वहां पे, है ना। पिच आप जानते हैं क्या? हाँ, पिच आप मतलब किसकी बातें हो रही है? आपकी स्क्रू गॉज की बात हुई, और उसके टोटल जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे वो आपको 50 दिए हुए हैं। इसको डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट मिल जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.01 mm का आपको क्या मिल गया है? लीस्ट काउंट मिल गया है। और वो बोल रहा है कि मेन स्केल की रीडिंग 2.5 mm, मेन स्केल की रीडिंग 2.5 mm हो गई, और मैचिंग साइड 20 वाला बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि 20 वाली मैचिंग है, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपकी जो रीडिंग आ जाएगी, ये किसकी रीडिंग आ रही है? डायमीटर की रीडिंग आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 प्लस 2, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 2.5 mm प्लस इतना mm, है ना। तो ये रीडिंग आ रही है 2.5 प्लस 0.2 यानी कि 2.7 mm। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और इसका लिस्ट काउंट कितना था? 0.01 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या निकालना है? मास में कुछ एरर आपको ऑलरेडी दी गई है, मैं मास में 2% की एरर दी गई है, और रिलेटिव एरर जो है वो डेंसिटी में निकालनी है। डायमीटर के साथ इसका रिश्ता बिठा दीजिए। आप जानते हैं कि भैया मतलब जो है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी को आप लिखिएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब को लिख देंगे 2/3 का क्यूब, है कि नहीं यार। तो ये सब कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, m अपॉन डी की पावर 3 आएगी। तो अगर मैं डी रो बाई रो की बात करूं तो हो जाएगा वो dm बाई m प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये निकालना है परसेंटेज में, इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पे भी इंटू 100 आप यहाँ पे भी कर दीजिए, और इंटू 100 आप यहाँ पर भी कर दीजिए। ये शायद आपको सवाल में दिया गया है, कितना परसेंट दिया गया है? ये आपको 2% यहाँ पे दिया गया है, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। कितना है लिस्ट काउंट वहां पे? 0.01 है। कितना रीडिंग आया है डी का? 2.7 आया है, और इंटू 100 कर दीजिए। ये सॉल्व करके आपको ये भी परसेंटेज में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 3.1%। क्या आ रही है? 3.1%, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई देता। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। इस तरह से ये बहुत ही आसान सा सवाल था, किसका? एरर्स एंड मेजरमेंट। अगला सवाल, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल लाइन और प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 को आप देखिएगा तो आप ये पाएंगे कि 5 मीटर की हाइट, कितनी हाइट? 5 मीटर की हाइट पे क्या रखा हुआ है? एक बॉल रखी हुई है जिसका मास आपको 0.2 kg दिया गया है, और इधर से क्या हो रहा है? ये वर्टिकल हाइट आपको 5 मीटर दी हुई है, और यहां से एक v मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या आ रहा है? ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg आ रहा है ना। और रफ्तार उसकी v मीटर पर सेकेंड हिट कर रहा है, और क्या हो रहा है? बॉल एंड बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली। बॉल हिट द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। यानी जो बॉल है ये वाली, ये कहाँ हिट कर जा रही है? ये यहाँ हिट कर जा रही है, और ये दूरी की कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और जो आपके पास ये बुलेट आ रही है भागी हुई, वो यहां से हिट कर रही है कितना दूर जाके? 100 पे हिट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपसे पूछा है, तो अरे हमने v मान लिया है, और बाद में क्या होगा? मैंने कहा ये मान लेते हैं कि v से आ रहा है, कौन आ रहा है? 0.01 आ रहा है, और बाद में, और ये तो रुका हुआ था, दूसरा वाला तो रुका हुआ था। बाद में क्या होगा? मैंने कहा ये जो 0.01 वाला है, इसकी रफ्तार को अपन, ये बॉल है और एक तो बॉल है, बॉल आपकी 0.2 वाली, इसकी रफ्तार को मैंने v1 मान लिया। मान लो इसकी रफ्तार बाद में क्या होगी? v1 होगी हॉरिजॉन्टली, और जो 0.01 वाली बुलेट है इसकी रफ्तार मान लो v2 है। एक तो क्या लगना चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन लगना चाहिए। दूसरा v1 और v2 हम यहां से निकाल सकते हैं। इनकी इस हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन, वर्टिकल में कितनी रफ्तार है? 0 है। कितना नहीं नीचे आ रहे हैं? 5 मीटर है। तो आइए पता कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 5 मीटर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर gt स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो टाइम पीरियड आ रहा है 1 सेकेंड। तो इस वाली बॉल की रफ्तार की कितनी थी? v1 थी। उसने v1 इंटू 1 सेकेंड में 20 मीटर चला है। कितना चला है? ये वाली दूरी आपको 20 दिया हुआ है।
इसका मतलब V1 की वैल्यू आपको 20 आ गई है। सिमिलरली अगर आप V2 क्या है, V2 बुलेट का रफ्तार है, तो V2 इंटू 1 सेकेंड करिएगा तो वो 100 आ गया। इसका मतलब V2 कितना दिया हुआ, 100 मीटर पर सेकेंड। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए, 0.01 इंटू V, ये V से आ रहा था ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.2 इंटू V1, 0.2 इंटू V1 कितना है 20 है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 0.01 इंटू V2 दैट इज 100 है। तो यहां से आपके पास 0.01 इंटू V इज इक्वल टू ये कितना आ गया है, 0 खत्म हो गया है आपका, तो 4 आ जाएगा और ये 1 यानी कि ये 5 आ गया है। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 0.01 है, जिसको 100 ऊपर ले जाइए तो ये रफ्तार आपको 500 मीटर पर सेकेंड आ रही है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई देती, आप कर लेते। तो एक आसान सवाल था, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट पे बेस्ड वाला। इसके बाद जो पांचवा सवाल है उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पांचवें सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फील्ड पैटर्न गिवन बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी में सर्कुलर जो है इलेक्ट्रिक मतलब लाइंस, फील्ड लाइंस बनाई गई है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल है, क्या क्लोज लूप में हो सकती है? मैंने कहा हो सकती है। कौन से वाले के लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और हमारे लिए तो सर्कुलर ही होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए तो क्लोज हमेशा ऐसी आती है। बाकी आप मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसी पाते ही है, वायर के केस में। यस, एक वायर है इनफाइनाइट वायर, उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हो सकती है। दूसरा जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो भी सर्कुलर हो सकती है। ऐसा बोल रहा था कि कौन सी वाली जो है फील्ड लाइंस वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए हो सकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन में जो है वो क्लोज लूप नहीं है किसी में, और वो सब जो है दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ऑप्शन सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। चलिए देखिए भैया, देखिए जरा सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 ऐसा है कि एक पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू साइमल्टेनियस एंड, मतलब जो है ना, एक आइटम को क्या दिया, एक एसएसएम दी गई ए साइन ओमेगा टी, दूसरी एसएसएम उसको दी गई ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, यानी ये वाली। और बोल रहा है तीसरी इसमें कौन सी ऐड कर दी जाए, यानी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाली ऐड कर दी जाए कि पार्टिकल जो है कंप्लीट रेस्ट में आ जाए। मतलब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एचएसएम आना चाहिए। जैसे मैं इसको ऐसे प्लॉट कर दूं फेजर डायग्राम, ये इधर हो जाएगा, तो ये वाला लीड कर रहा होगा कितने से, 120 डिग्री से। ए इधर आ गया, ये एंगल क्या आ गया है 120 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें तो इनका रिजल्टेंट भी तो ए ही आता है। अरे दो वेक्टर है ए और ए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a² इंटू कोस 120 डिग्री माइनस 1/2 हो गया, तो ये कट गया है, तो बचा कितना ए स्क्वायर, यानी ए ही आ गया है। ये एंगल आपका 60 हो जाएगा और ये एंगल आपका 60 हो जाएगा। तो भाई साहब नल और वाइड होने के लिए इसको जस्ट अपोजिट होना पड़ेगा, और बी जो है वो ए के बराबर होगा, तभी तो इनको कैंसिल कर पाएगा। तो बी की वैल्यू ए आ गई है, बी की वैल्यू ए आ गई, और ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है 60 हो गया है। अगर ये एंगल 60 हो गया तो यहां से टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला यहां तक हो गया है आपका 180 प्लस ये 60, यानी 180 प्लस 60 आपका 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो बी की वैल्यू ए और फाई की वैल्यू 240 डिग्री, कहां से, इस वाले से है ना, इस वाले से कितना लीड कर रहा होगा 240 डिग्री। ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कि B इज इक्वल टू ए और 240 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 4π/3 लिखा जा सकता है, पाई प्लस π/3। तो आप ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ये था सवाल नंबर 6 है ना, फिजिक्स के हिसाब से सवाल नंबर 6 और पेपर के हिसाब से ये 26 वाला सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 आपने बहुत पहले भी कर रखा होगा। अच्छा सवाल है, मतलब वैसे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला कोई बात नहीं है। इस तरह का आइटम है यार, इस तरह का लूप है आपके सामने, मतलब ऐसे ऐसे करंट कैरिंग है, और आपको मिनिमम रेडियस ए दिया हुआ है और मैक्सिमम रेडियस आपको बी दिया हुआ, जहां से स्टार्ट हो रहा वहीं खत्म हो रहा है, यानी ये बी है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला आपके लिए क्या है
वाई एक्सिस है, ये वाला क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। और आपसे क्या पूछा गया है सवाल नंबर 7 पे देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको है ना यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी आप ध्यान से देखें ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बी माइनस ए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए हैं आपको, n नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी b माइनस ए लेंथ के अंदर आपको n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से r दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले रहा हूं। इस एलिमेंट की मोटाई क्या है, dr है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, dn होंगे। तो यूनिट लेंथ के लिए कितने हो जाएंगे, n अपॉन b माइनस ए, और dr लेंथ में dn मिल जाएंगे। और हर एक में करंट कितना होगा, करंट आपको I दिया गया है तो रेडियस उसका R हो जाएगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2R है ना। और नंबर ऑफ टर्न की कितने हैं आपके पास, n अपॉन b माइनस ए इंटू dr, ये आपका dB हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको B चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। R की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, A से लेके B तक जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू आ रही होगी म्यू नॉट I अपॉन, ये n हो गया है, ये आपका b माइनस ए हो गया है 1, और यहाँ पे एक फैक्टर 2 था, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln में हो जाएगा। तो आपका ln जो है ln b बाई ए आ गया है। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए ln b बाई ए है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा। तो आपको एलिमेंट लेके इस तरह से जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड आप प्राप्त कर सकते थे। ये था सवाल नंबर जो है आपके लिए 7वां। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखिए जरा क्या है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में ऐसा है कि एक सैटेलाइट, क्या है, एक सैटेलाइट है जो कि मतलब मूव कर रही है। अच्छा, ये आपका अर्थ हो गया। मान लो ये r ऑर्बिट वाले में ये सैटेलाइट चल रही थी, मान लो रेडियस r है, और सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुट एट द अर्थ। एट द टाइम ऑफ इट्स इजेक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि ये यहां से आइटम जो m वाला है वो v रफ्तार से, m मास वाला ये आइटम जो है वो v रफ्तार से कट लिया है, और वो v ऐसा है कि भैया मतलब वो स्किप कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इनिशियली वो यहाँ पे था, फाइनली कहां पहुंच जाएगा, अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके पास, हाफ mv² हो जाएगी। और मतलब यही वाला आपको काइनेटिक एनर्जी तो पता करनी है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। अच्छा, या और ये भी है ना, ये v डैश है, मतलब जिससे वो भाग रहा है। और पहले ये जो ऑब्जेक्ट था यानी कैपिटल M वाला, वो कैसे भाग रहा था, वो v से भाग रहा था। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि भाई जो ये ऑर्बिट है r, अगर आपको पता हो तो आप ये जान सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट होती है वो आपका gm डिवाइडेड बाई r होता है। तो यहां से मैं v² इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r हो गया है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे ये जो m है ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई है, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई v² आ गई है कि नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि भैया जो ये भागा है v डैश, ये बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैंने कहा भैया देखो, यहाँ और इंफिनिटी के बीच में क्या लगा दीजिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। यहाँ पे एक तो रही होगी काइनेटिक एनर्जी, उसको k मान लिया, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, तो वो g मास ऑफ अर्थ इंटू भाई का मास कितना है, छोटा m है, डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 0 प्लस 0। काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से k की वैल्यू आपके पास आ रही है g me m डिवाइडेड बाई r, और ये r की वैल्यू को अपन g me है ना, g me डिवाइडेड बाई v² कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट गया है, आंसर आपका mv² आ जाएगा। ध्यान से देखिए तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है mv² आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगी। बड़ी आसानी से आप इस ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। 1 to 8 दो थे सिंगल करेक्ट वाले सवाल थे, 9 से लेके आगे वाले जो 4 है वो मल्टीपल करेक्ट टाइप के सवाल हैं, जिसमें एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। चलिए 8 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लूइड के अंदर A एंड B को डुबो रखा है। ये आपका A है और ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है, और बीच में धागा है, मतलब इसमें टेंशन हो सकती है।
मान लीजिए कि इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम V है, वॉल्यूम सेम दी हुई है, तो क्या होगा, इसके ऊपर बायनेंसी ऊपर लगेगा। मैंने कहा हाँ, V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, और इसके ऊपर की तरफ लगेगा V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, नीचे इस पे लगेगा mg और इस पे भी लगेगा mg। V इंटू डेंसिटी ऑफ A इंटू जी, इसका mg हो गया, और V इंटू dA इंटू जी, इसका mg हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इस वाले केस में टेंशन कब आएगी, जब इसमें और इसमें कौन बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तब यहाँ पे इस पे टेंशन आ जाएगी, है कि नहीं यार। अगर वेलोसिटी V डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ A, तब यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। और अगर यहाँ पे बात करें, टेंशन तभी आएगी जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, है कि नहीं यार। ये तभी हो सकता है जब डेंसिटी ऑफ A डेंसिटी ऑफ D से ज्यादा हो, डेंसिटी ऑफ A डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज्यादा हो। दो केस तो ये हो गए। तो अगर आप ऑप्शंस पढ़िएगा, अगर आप ऑप्शन पढ़िएगा तो क्या हो रहा है कि टेंशन कब कब आ सकता है। तो पहला वाला केस आपका जो है A सही हो गया यहां से, और डेंसिटी ऑफ B जो है, यानी ये वाला आइटम जो B है, इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन DF, यानी ऑप्शन B यहां से करेक्ट हो गया। और ऑप्शन अगर B करेक्ट हो गया तो फिर C गलत हो गया है वैसे। और D अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो टेंशन है वो तो इंटरनल हो गया है, तो ऊपर का फोर्स आ जाएगा VDFG, यानी 2DFG इंटू V, दैट मस्ट बी इक्वल टू ये प्लस ये है ना। तो VDAG प्लस VDBG है, तो GVGBGV ये कट जाएगा, तो 2 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल डेंसिटी ऑफ A प्लस डेंसिटी ऑफ B आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। A भी सही है, B भी सही है, D भी सही है। तो इस तरह से ये 9 वाला सवाल हो जाता है। बहुत ही सस्ता सा सवाल था, आपको बायनेंसी और mg लिखना था और फोर्स के बारे में एफबीडी बना के जस्ट फोर्स के बारे में सोचना था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 जो है वो आपका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज एट r की पावर -2/2.15 इंस्टेड ऑफ r की पावर -2, देन द गॉस लॉ इज स्टिल वैलिड। नहीं, गॉस लॉ r की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 के लिए वैलिड होता है। गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने कहा नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर यूज करिएगा तो हमेशा आपका क्यू एनक्लोज जो है वो 0 ही आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो नहीं है, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 0 समवेयर, देन द साइन ऑफ द टू चार्जेस सेम। यहाँ मैंने कहा अगर आप प्लस प्लस रखिएगा तो बीच में ऑब्वियसली कहीं 0 होगा, माइनस माइनस भी रखिएगा तो कहीं ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं यार। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, नेट कहीं 0 होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, नेट कहीं बीच में 0 होगा। यस, सी वाली बात सही है। डी ऑप्शन में पढ़िए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू पोटेंशियल, जहां पे ए पॉइंट ए का पोटेंशियल बोल रहा है कि VA है और पॉइंट बी का पोटेंशियल VB है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम को आप एनर्जी कितना दिए होंगे बे, पहले इस मतलब आप VA से उठा के VB में चलेंगे, फाइनल इसकी एनर्जी होगी Q इंटू VB। इनिशियली कितनी थी, Q इंटू VA। अभी इतनी एनर्जी क्यों बड़ी होगी, Q तो आपका 1 है, VB माइनस VA, क्योंकि एक्सटर्नली किसी ने वर्क किया होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इंटू 1 है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो चार्ज की वैल्यू तो 1 ही है, तो VB माइनस VA आ जाएगा। तो ऑप्शन डी भी आपके पास सही है। A एंड B गलत हो गया, करेक्ट आपको बोलना है C एंड D हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपसे मतलब 2 केस के बारे में बातें कर रहा है। एक RC मतलब पहला केस ऐसा है कि यहाँ पे R रखा है और यहाँ पे इन्होंने C रखा है और एक AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है ना, ओमेगा। अगर आप ध्यान से देखिए दूसरे वाले केस में क्या है ना कि यहाँ पे R है, यहाँ पे C है और ये AC सोर्स से कनेक्टेड है और ये वाला 4C है और ये R है। तो अगर आप Z निकालने जाएंगे, AC सोर्स सेम है तो ओमेगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ Z1 निकालिएगा तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और XC क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा C है, तो ये 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो Z2 है वो आपका अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 ओमेगा C का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा Z1 और Z2 में बड़ा कौन है, Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है, Z1 इज ग्रेटर देन Z2 है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखिए Z1 जो है वो Z2 से बड़ा है और ये
सोर्स सेम है, तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका आई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। आई जैसे आई की बात करें तो वो क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई जेड हो जाएगा, जिसका जेड ज्यादा होगा। जेड 1 ज्यादा है तो आई 1 कम होगा आई 2 से, आई 1 विल बी लेस देन आई 2 है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओहो, अब आप ध्यान से देखें तो अगर मान ले देखें यहाँ ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो सेम ही है, जिसमें आई ज्यादा होगा, आई कौन से वाले का कम है, आई 1 का कम है, आई इंटू आई 1 इंटू आर ये वाला कम होगा कंपेयर टू आई 2 इंटू आर। आई 2 इंटू आर ज्यादा होगा तो यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नेट तो आपके पास सेम ही है ना, नेट तो दोनों के पास सोर्स सेम है। जिसका आई 2 ज्यादा होगा उसके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसके अक्रॉस कम होगा, इसके अक्रॉस कम होगा। तो सी वाला यानी सेकंड वाले केस में पोटेंशियल जो है वो कम होगा, यानी कि वी सी के अक्रॉस ए वाले केस में ज्यादा होगा कंपेयर टू बी वाले केस में। तो आपके पास ऑप्शंस कौन से करेक्ट हो गए हैं, एक तो आपका बी सही हो गया है, एक आपका सी ऑप्शन सही हो गया। तो बी करेक्ट हो गया है और सी सही हो गया है, ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप जेड निकालते हैं और जेड से आई निकल जाता है, आई से यहाँ का ड्रॉप पता लगे तो बचा बचा इसके क्रॉस होना ही है। बड़ी आसानी से आप सवाल नंबर 11 को कर पाते। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है ना, ये मतलब फर्जी सवाल हो जाता है, क्योंकि ये सवाल एम्बिगियस हो जा रहा है। इसमें ये नहीं बोला गया कि नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इंपल्सिव है कि नहीं है, मतलब सरफेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब ये जो है पहले इधर की तरफ मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड, और इससे 0.75 सेंटीमीटर की हाइट पे हुआ क्या होगा कि यहाँ से एक ऐसे आ रहा है आइटम और वो ऊपर की तरफ भाग लिया ऐसे, ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। इसका मास 2 kg है और इसका मास भाई का मास कितना है जो इधर आ रहा है, ये 0.1 है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आप मोमेंटम की बात करें तो इनिशियली क्या है, 0.1 इंटू 20 यानी 2 आ रहा होगा, और ये भाई का 2 इंटू 1 से 2 है, तो P इनिशियल 0 है, तो फाइनली तो ये तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन 1 को पढ़ेंगे, द रिंग हैज प्योर रोटेशन अबाउट इट्स स्टेशनरी सेंटर ऑफ मास, हमने कहा सेंटर ऑफ मास रुक गया। ऑप्शन ए तो सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, कंसीडरिंग कि यहाँ पे इंपल्स, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो नॉन इंपल्सिव है कि नहीं है, नॉन इंपल्सिव है या फ्रिक्शन है ही नहीं मतलब, लेकिन कुछ आइडिया ही नहीं दिया गया है कि भाई फ्रिक्शन है कि नहीं है सरफेस के बारे में। तो फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड मतलब फ्रिक्शन होगा तो फिर वो लेफ्ट में लगेगा, फ्रिक्शन होता तो वो लेफ्ट में लगता। तो ये एम्बिगुअस सवाल है। इस सवाल का आंसर जो जेई ने दिया है वो सिर्फ ए भी दिया है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ ए हो जाएगा, और फ्रिक्शन होता तो ए एंड सी आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाते। दो आंसर होंगे, या तो ए या ए एंड सी, ये जो दिए हैं वो जेई ने दिए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सवाल था 32। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 मतलब 32 मतलब ये 12th वाला सवाल था, ये वाला सवाल 12 था, तो ये वाला सवाल कौन सा हो जाएगा, 13 वाला सवाल हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप का सवाल है और बहुत ही सस्ता सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। ये ए है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी 6 वोल्ट की है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये वाला बैटरी जो है वो आपका 3 वोल्ट का है, और ये वाला आपका 2 ओम का है, और ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या बोला है, ए और बी ए माइनस बी बी बोला है, यानी इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो आप जानते हैं ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो ये सिग्मा ऑफ ई बाई आर डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ 1 बाई आर होता है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये बैटरिया थी ना, ये तो बैटरिया थी भाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो 6 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 प्लस 15 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके 5 आ रही है, तो इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का सवाल था, आंसर आपका जो है 5 आ जाएगा। तो इंटीजर का 5 फिल करते और मस्त आगे बढ़ते। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 14, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 14 देखिए जरा ध्यान से। A series RC combination is connected to a AC voltage of angular frequency ओमेगा आपको यहाँ पे 500 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है, और एक RC सर्किट है, उसका इंपेडेंस यानी कि Z की वैल्यू आपको R इंटू 1.2
0.25 दिया हुआ है और z की वैल्यू होगी क्या आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आर स्क्वायर इंटू 1.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 500 इंटू सी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, आपको टाइम कांस्टेंट चाहिए, नहीं आर इंटू सी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी ये माइनस ये कर दीजिए, आर इंटू सी निकल ही जाएगा भाई, ये आर आपका सब्ट्रैक्ट हो गया है तो कितना आ जाएगा 0.25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 500 सी का स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लीजिए, दोनों साइड रूट लेंगे तो ये जो 0.5 आर आ गया है और ये वैल्यू आपकी जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, ये मतलब जो है 0.25 और ये आपका 500 सी आ, मतलब रूट लेंगे तो ये तो स्क्वायर है ना दोनों साइड से, तो ये तो 500 सी आ गया। अब आप सी को इधर ले आइए तो आर सी बन जाएगा 1 अपॉन 500 इंटू 0.5 यानी 1/2 है, तो 1 अपॉन जो है 1 अपॉन 250 आ गया है इतना, वो मतलब ये आपका टाइम कांस्टेंट आ गया है आर सी। तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये 0.04 सेकेंड आ जाएगा हमको लगता है। आपको क्या निकालना, मिली सेकेंड में बताना है ना भैया, तो ये 4 मिली सेकेंड हो गया। 0.04 को 4 मिली सेकेंड भी तो लिखा जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 कितना डिवाइड बाई 250 से है ना, तो 0.004, तो ये 4 मिली सेकेंड हो गया है आपके लिए, है ना। 1 अपॉन 250 0.004 है, तो ये आपके मिली सेकेंड की भाषा में बोलेंगे तो 4 मिली सेकेंड हो गया है। तो आपको मिली सेकेंड में ही पूछा गया है टाइम कांस्टेंट, तो आपका 4 मिली सेकेंड आ जाएगा। ये था सवाल नंबर 14। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 मतलब जो है वो रिलेटिव का सवाल है, काइनेमेटिक्स का। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप क्या पाइएगा, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे और उसकी एक्सेलरेशन a है। एक ट्रेन है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a है, और उसमें एक भाई साहब है यानी बालक है, स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रो ए बॉल विद ए स्पीड ऑफ, एक भैया है वो बॉल को कैसे फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और सेम हाइट पे ही वो कुछ आगे जाके, कि कितना आगे जा रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, मूव फॉरवर्ड इनसाइड द ट्रेन है, यानी 1.15 जो इनसाइड द ट्रेन वो मूव कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल की बात है, उसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी रफ्तार काम आएगी, u y, इसका y वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 sin 30 डिग्री वर्टिकल वाला, ये 10 cos 30 डिग्री, वो 10 sin 60 डिग्री सॉरी, तो 2u by g ये आ गया आपके पास। तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पे आपके पास √3 सेकेंड का क्या मिल जाएगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। √3 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब उतने टाइम में ये जो है ये आगे की तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना मूव कर जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर जाएगा आपका मतलब जो है 10, इसकी इनिशियल मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी इधर की तरफ रफ्तार क्या है आपके लिए जो है इनिशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी रफ्तार होगी 10 इंटू 1/2 है ना, और टाइम आपका कितना आ गया है 10 इंटू 1/2 और टाइम आपका आ गया, अच्छा ये √3 आ गया है ना, तो ये √3 आ गया, तो ये वैल्यू तो 5√3 आ गया। अब ये 5√3 उधर की तरफ चला गया है और ये इधर 1.15 गया है, तो भाई साहब जो है इसके रिलेटिव बात करेंगे, किसके रिलेटिव, ट्रेन के रिलेटिव, तो वो कितना आ गया 5√3 माइनस 1.15 दैट मस्ट बी इक्वल टू, ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यू 0 हो गया रिलेटिव, है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल में तो 0 प्लस हाफ a टाइम की कितना लगा है √3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5√3 माइनस 1.15 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, सॉल्व करने पे a की वैल्यू क्या आ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। बहुत ही सस्ता सवाल है ये वाला जो आपने कैलकुलेट किया है ना, ये वाला 5√3 और ये खुद ही आगे बढ़ रहा है 1.15, नेट आपका कितना हो गया ट्रेन के रेस्पेक्ट में इतना, और ut प्लस हाफ a t स्क्वायर है, ट्रेन को रोक दीजिएगा। तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड इतनी थी और एक्सेलरेशन जो है आपकी बालक की, मतलब वैसे प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल में 0 है ना, तो रिलेटिव a आ गई, टाइम तो मतलब रिलेटिव है नहीं, वो तो वैसे ही है, तो लगा दिए, तो एक्सेलरेशन आपका ट्रेन का सोल्व करने में कितना आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। तो इसको फिल कर दीजिए 5 को और आगे बढ़िए भाई साहब, ये 15 वाला सवाल था। आगे आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 है। फोटो हम बना दिए हैं भैया, ऐसा है कि यहाँ पे मतलब 18 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है और ऊपर भाई ने जो है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर एक सोर्स रखा हुआ है S, और यहाँ एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है,
और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की शेप में कौन भरा हुआ, ऑयल है, और इसका म्यू आपको 7/4 दिया है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर है। ये भाई की इमेज जो है इस वाली सरफेस से एक्स ऊपर की तरफ बन रही है, तो ये आपको एक्स निकालना है ना। तो और ये वाली लेंथ आपको 18 सेंटीमीटर दी है और ये 24 सेंटीमीटर दी है। तो कुछ नहीं है, पहले इस वाली सरफेस पे आप ये लगा दीजिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इससे जो ये ऑब्जेक्ट तो आपका u हो गया है यहाँ पे -24 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, जो पहले वाले के कारण इमेज बनेगी वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इस वाली सरफेस के लिए लगा दीजिए, है कि नहीं यार। और फिर जो फाइनल इमेज होगी उसका यहाँ से डिस्टेंस पता करना है, यही ना करना। अब आप यहाँ इस वाली सरफेस के लिए बात करेंगे तो μt की वैल्यू 7/4 हो जाएगी, μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं यार। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। तो यहाँ पे आपका μ1 की वैल्यू 1 हो गई, μ2/v1 मैंने मान लिया इमेज है v1 पे, μ1 इज 1 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू होगी -24, जो कि आप पेस्ट कर देंगे। μ2 इज 7/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का नीचे की तरफ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रेस है तो पॉजिटिव 6 लिया जाएगा। दूसरा, अब जो है ये वाला जो v1 है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। इमेज मान लो v2 पे बनी है, और μ1 यानी कि आ कहां से रही है 7/4 से आ रही है, और इमेज v1 पे है, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 यानी 4/3 माइनस 7/4 डिवाइडेड बाई r है। r की वैल्यू इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। आप इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दीजिए, u की वैल्यू -24 कर दीजिए, तो आप सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ रही 18 सेंटीमीटर। अब v2 पॉजिटिव आ रहा है और 18 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से नीचे की तरफ कितने, सॉरी 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से नीचे की तरफ यानी रेस की डायरेक्शन में ही होगा, कितनी दूर पे 16 सेंटीमीटर पे। तो सरफेस जो है वो यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज यहाँ नीचे से कितना सेंटीमीटर ऊपर हुई, 2 सेंटीमीटर ऊपर हुई, यानी बॉटम से जो है ये वाली इमेज ऊपर की तरफ है 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपसे x पूछा है कितना अबो है, तो आपका क्या हो गया है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया है। बहुत बढ़िया, तो ये आंसर हो गया आपके लिए। आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, x बोला है सेंटीमीटर में, तो आंसर इज 2 है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 के बाद सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 16 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। कौन से सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17 की तरफ। क्या है सवाल जो है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे इधर से इंपल्स लगाया जा रहा है, और स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे पहले नेचुरल लेंथ में है। तो मान लीजिए कि भाई ब्लॉक को रफ्तार u मिल गई है, उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम इधर जाएगा, ब्लॉक यहाँ आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मास आपको 0.018 kg दिया गया है, और स्प्रिंग जो है वो आपको k दिया हुआ है 2 न्यूटन पर सेकेंड, आपको 2 न्यूटन पर मीटर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है। अब आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये x कंप्रेस हो गया है ना, तो किसने वर्क किया होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा, दोनों का वर्क डन नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर की तरफ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब फाइनल वाली 0 इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना कितना आ जाएगा, स्प्रिंग का आ जाएगा -12 kx², k की वैल्यू 2 है, x², और इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा μmg। म्यू क्या किया हुआ, क्या निकालना है आपको, म्यू की वैल्यू 0.1 है, और m की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0.018 म्यू mg, यानी कि 10 आ गया, इंटू x कर देंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ mv², 0 माइनस हाफ mv²। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपके लिए, m की वैल्यू है आपके लिए 0.018, और इनिशियल स्पीड थी u²। हमको लगता है u ही निकालना है, और x सवाल में दिया हुआ है कितना दूर जाके कंप्रेस हो रहा है ये बोला नहीं गया है। इंपल्स इज गिवन टू ब्लॉक स्लाइड डिस्टेंस, x की वैल्यू क्या डाल दीजिए यहाँ पे 0.06 है, यहाँ पे भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए, ये माइनस तो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ प्लस आ गया और ये माइनस कट जाएगा, मतलब ये इक्वेट कर दीजिए। x को ये डालिए, सॉल्व करके अननोन कौन है u निकालिए। जब आप सॉल्व कर रहे हैं u की वैल्यू आ रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इसको 4/10 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखिए तो n की वैल्यू आपको कितना मिलता हुआ दिखाई देगा, 4 यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई
देगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, ये था आपका सवाल नंबर 17। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 की तरफ, काफी ज्यादा यहाँ पे गर्मी का माहौल। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 18, सिल्वर स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक है, मतलब एक स्फेयर है, उसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए इंसुलेटिंग थ्रेड इन ए फ्री स्पेस। इट्स अंडर कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन फ्रॉम द, मतलब इसमें फोटोन आ के गिर रहे हैं, और फोटोन की लैम्डा आपको दिया हुआ है इतना नैनोमीटर है ना। इट्स ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। स्फीयर गेट चार्ज्ड एंड एक्वायर ए पोटेंशियल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द, अच्छा भाई, ओहो। अब आप ध्यान से देखिए तो जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, h म्यू होगी, और उसको अगर नैनोमीटर में दिया हुआ तो 1240 डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए 200। तो ये वैल्यू आ रही है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और भाई का वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4.7। ये आपकी के मैक्स हो जाएगी जो भी इलेक्ट्रॉन एजिट हो रहा है। अगर इसको भी मैं रोक दूं, अगर मैं इसको भी रोक दूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले का, है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। अब भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें, इसको रोकना है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा देंगे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप ध्यान से देखिए तो क्या लिख सकते हैं, ई स्टॉपिंग पोटेंशियल को KQ बाई आर लिख सकते हैं। और पता है आपको ये Q क्या होगा, N इंटू ई होगा, N इंटू ई होगा। जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए होंगे उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा। मान लो N इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो आपको ये N चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये N चाहिए। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को देखिएगा, अगर आप इस कैलकुलेशन को देखिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए भाई। ये वाला जो है आपको ये इंटू, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6.2 माइनस ये कर दिया तो ये 1.5 आ रहा होगा, है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होगा, 1.5 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होगा। ई से ई काट दीजिए, एक मिनट सस्ता ही हो गया ना, ई से ई कट गया तो ये 1. ई से ई कट गया, यानी कि 1.5 वोल्ट आना चाहिए, क्या, KQ बाई आर है। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू आर डिवाइडेड बाई के है। और अगर आपको नंबर चाहिए, ये Q इज इक्वल टू N इंटू ई है, तो अगर N चाहिए तो आप 1.5 R डिवाइडेड बाई N के ई के कर दीजिए, ई के कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1.5 और R आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 19। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर दीजिए तो ये वैल्यू आपको कितनी आ रही है, मतलब K की वैल्यू डाल दीजिए, ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 1.04 इंटू 10 की पावर 7 9। तो ये वैल्यू आ रही है 1.04 इंटू 10 की पावर 7 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। A इंटू 10 की पावर Z की फॉर्मेट में, और A जो है 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो ये 1 और 10 के बीच में तो है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर Z, और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कुल मिला के मुद्दे की बात आप समझ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की किसके बराबर हो जाए, KQ बाई आर जो है, ये Q KQ बाई आर वो भी स्टॉपिंग के बराबर हो जाए। और इस Q को क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इनटू एक का चार्ज आपका E था, है कि नहीं यार, तो इतना उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया होगा। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इस तरह के खूब सवाल आप सॉल्व करते रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये था सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पे। सवाल नंबर 19 जो है वो एक पैराग्राफ वाला सस्ता सवाल है, जरा ध्यान से देखिए क्या है ये सवाल। यहाँ पे आपको एक पीवी कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीवी कर्व दिया हुआ है। क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बहुत बढ़िया। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है, और ये आपको 9 वोल्ट दिया हुआ है, और ये आपका 1P दिया हुआ है, और ये आपका 3P दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से
देखिएगा तो आप क्या पाइएगा, आपको इस पे बाद में ऑप्शन पे कमेंट करना है। अच्छा देखिए एक चीज देखिए, एबी वाला कैसा प्रोसेस है, एबी वाला प्रोसेस आइसोबैरिक है, यानी प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रही तो वर्क डन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है कि नहीं है, डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव होगा, प्रेशर सेम है वॉल्यूम कम हो रही है, यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर सेम है वॉल्यूम कम हो रही है तो टेम्परेचर कम आ रही है, यानी डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, वर्क भी नेगेटिव होगा, डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा। तो आप देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, आर में लिखा है हीट इज लॉस क्योंकि डेल्टा क्यू आपका जो है वो नेगेटिव है, और टी में लिखा है वर्क इज डन ऑन द गैस, क्योंकि वर्क ऑन द गैस करेंगे तभी ना नेगेटिव आएगा। फर्स्ट वाले का आपको कौन सा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पी आर टी है। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले को देखिए जो कि बी से सी है, बी एंड सी में कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर आपके पास कम हो रहा होगा, यानी डेल्टा यू नेगेटिव होगा तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा। तो आप देख लीजिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आपका पी एंड आर जाता हुआ दिखाई देगा। आर में क्या लिखा हुआ है, हीट इज लॉस्ट, है ना, है ना, वर्क 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 मैंने कहा किसी ने नहीं किया था, वर्क वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुई तो वर्क कहां से हो गया। वैसे ही अगर आप ऑप्शन सी में देखिएगा तो वो सी से डी की बात कर रहा है, सी से डी की बात करेंगे तो भैया आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन पॉजिटिव है तो आपका डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आने वाला है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, यानी क्यू आ जाएगा इसका आंसर, और आपके पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि हीट इज गेन, क्योंकि डेल्टा क्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है। ऑप्शन डी में आप देखिएगा तो इसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप यहाँ के टेम्परेचर की बात करेंगे 3p इंटू यहाँ की वॉल्यूम आपके लिए कितनी है, ए वाले की वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए की वॉल्यूम आपको 3v दिया हुआ है, ये वाला वॉल्यूम है ना आपको 1v दिया हुआ है, और ये वाला वॉल्यूम आपको 3v दिया हुआ है, तो यहाँ पे pv की वैल्यू क्या आएगी, 3p इंटू 3v इज 9pv, और यहाँ पे देखिएगा ना 1p इंटू 9v इज 9pv, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर T है तो यहाँ का टेम्परेचर भी T है, और ये वाला प्रोसेस कैसा है, इसका मतलब आइसोथर्मल है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस तो जीरो, डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू जीरो आ गया, और वॉल्यूम तो बढ़ रही है, इसका मतलब वर्क डन ये जीरो आ गया, और ये वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ये जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, सेम है, डेल्टा टी आपका जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शंस कौन कौन से हो जाएंगे, आर एंड टी, हीट इज लॉस्ट, क्यों, हीट इज डेल्टा यू जीरो, वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो R इज बेसिकली हीट इज लॉस्ट एंड T इज वर्क डन ऑन द गैस, प्रोसेस D2E ऐसा है ना, हाँ यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी 9v से आप 3v की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा यू जीरो, वर्क डन नेगेटिव, ये नेगेटिव तो भैया डेल्टा यू भी क्या जाएगा, डेल्टा क्यू भी क्या जाएगा, नेगेटिव आपको आता हुआ दिखाई दे देगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो D आपका आ जाएगा R एंड T, D में क्या आ जाएगा, R एंड T, D में आंसर होगा आपका R एंड T, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो ये था आपका सवाल नंबर 19। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे, लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारे पेपर का, जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 20 को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला गया है, ऑप्शन 1 में आप देखिए तो एक क्लोज पाइप है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पे नोड बनेगा, तो ये लेंथ आपके लिए क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l आ जाएगा। और भैया ये साउंड की बातें हो रही तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, यानी ए में एक तो आपका ऑप्शन P हो जाएगा और दूसरा आपका जो है वो T हो जाएगा, है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l आ गया। वहीं अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है, यानी यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल है, लैम्डा की वैल्यू 2l आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें भी साउंड की बातें हो रही है, तो P एंड आपको S जाता हुआ दिखाई देगा। S में क्या लिखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। ऑप्शन सी में देखिएगा तो यहाँ पे धागा है, यहाँ पे धागा है, तो दोनों एंड पे बंधा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2l आ गया है, और ये कैसी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव बनेगी, स्ट्रिंग वेव है, तो सी ऑप्शन में देखिएगा तो ट्रांसवर्स वेव आपको क्यू में दिखाई देगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2l जो है वो आपको s में दिखाई देगा, यानी q एंड s हो गया। अगर आप ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में जो है वो क्या किया गया है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ से फिक्स कर दिया है, ये लेंथ l बाई 2 है, तो अब आपका क्या होगा, ऐसा बनेगा फंडामेंटल,
लेमडा बाई टू की इक्वल टू लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एल बाई टू है। तो यहां से लेमडा की वैल्यू एल आ जाएगी और स्ट्रिंग वेव है तो ट्रांसवर्स होगी। तो आपके ऑप्शन डी में देखा जाए तो एक तो ट्रांसवर्स है यानी कि आपका क्यू आ जाएगा और दूसरा है लेमडा इज इक्वल टू एल है, तो ये आपको ऑप्शन आर में दिखाई देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पेपर 1 के कंपेयर में पेपर 2 बहुत ही सस्ता था। पेपर 1 के कंपेयर में पेपर 2 बहुत ही सस्ता था, आप बहुत अच्छे से छोड़ सकते थे पेपर 2 को। तो आप एनालिसिस कीजिए कि मतलब जो है आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जो एडवांस के पेपर में स्कोरिंग पार्ट मिल जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से मतलब ढूंढना है एग्जाम प्रेशर में अपने आप को कूल रख के कि कौन सा सवाल आप कर सकते हैं। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वाले पेपर के डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।